लास्ट सेशन में मैंने आपको डिटेल से अक्षांश रेखाएं समझाई थी, सभी को समझ में आ गई थी और मैंने एक एक चीजें आपको वहां पर समझा दी थी, A to Z हर एक चीज अपनी समझा दी थी कि कहां से किन किन देशों से विषुवत रेखा जाती है। गूगल अर्थ में मैंने आपको दिखाया भी था, क्लियर दिखाया था कहां से मकर रेखा किन किन देशों से जाती है, किन किन देशों से कर्क रेखा जाती है, भारत से कर्क रेखा कहां से जाती है, अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई। आज जो है यही चीज हम देशांतर में पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। तो लैटिट्यूड हमने अच्छे से समझ लिया था, आज लॉन्गिट्यूड को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये हमेशा के लिए है आपको, और मैं हमेशा चीजों को डिटेल में ही पढ़ाता हूं, वैसे रिवीजन क्लास है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ये हमारी अर्थ है, क्लियर है, अर्थ है, और ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं अर्थ को जो है ये एक इसका 1/4 हिस्सा काट दिया गया है, एक तरीके से 3D इसका एक इमेज बनाया गया है। तो इसमें देखिए सेंटर पॉइंट है ना, मूल बिंदु बोल सकते हैं, पृथ्वी का कोर वाला हिस्सा है उसका सेंटर पॉइंट है ये। ठीक है, इसके मूल बिंदु के जैसे कोऑर्डिनेट में आप पढ़ते हैं ना, इसके मानक कितने होते हैं, 0 0 होते हैं ना मूल बिंदु के, है ना। तो यहां से मूल बिंदु से जो पृथ्वी का सेंटर ऑफ द अर्थ है, यहां से 0 डिग्री का एक कोण बनाया गया। क्या बनाया गया, 0 डिग्री का कोण बनाया गया। क्या बनाया गया, 0 डिग्री का कोण। और इस 0 डिग्री के कोण को एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, और इसको चारों तरफ खींच दिया गया। ठीक है, तो जो भूगर्भ वेत्ता थे जिन्होंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को पहली बार खींचने की सोची होगी, क्योंकि ये क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। कैसी है ये, काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं, काल्पनिक है, वास्तविक रेखाएं नहीं। पृथ्वी में ऐसे जाकर के कोई खींचने नहीं गया कि चारों तरफ एरोप्लेन लेकर के रेखाएं खींच रहे हैं, और खींच भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये काल्पनिक रेखाएं एक फॉर्मूला के तहत बनाई गई हैं। तो मूल बिंदु से 0 डिग्री का जो कोण है वो क्या है, आपका इक्वेटर है। ये क्या है, बृहद वृत्त है। क्या ये एक बृहद वृत्त है, ये सबसे वृत्त है ना, ये क्या है, एक वृत्त है, एक बृहद वृत्त है। तो ये एक सबसे पहले इक्वेटर को खींचा गया और इसने जो है पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दिया, है ना, 2 भागों में पृथ्वी को बांट दिया। ठीक है, इक्वेटर ने किया, पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है और ये आपका क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया। और फिर देखते जाइए, कुछ नहीं, 0 डिग्री का कोण, फिर इसी के बाद जो है आपका ये है आपका 30 डिग्री का कोण। अब जितने डिग्री का भी कोण आप बनाएंगे उतने डिग्री का आपका अक्षांश रेखा बन जाएगी। तो अक्षांश रेखाएं क्या है, ये पृथ्वी के जो मूल बिंदु है, पृथ्वी का जो सेंटर है, सेंटर से खींची गई कोणीय दूरी है। क्या है ये, सेंटर से खींची गई कोणीय दूरी। या फिर जो आपका ये आप देखते हैं ना, 90 डिग्री यहाँ पे नॉर्थ है, 90 डिग्री यहाँ पे नीचे साउथ है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ, है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये क्या है आपका साउथ पोल, है ना। यहाँ पे होगा कहीं पे साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के मध्य, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के मध्य, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के मध्य पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखाएं भी क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। तो वैज्ञानिकों ने जब पहली बार अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं खींचने का निर्णय लिया होगा या डिसीजन लिया होगा, तो कैसे लिया होगा, सबसे पहले उन्होंने मूल बिंदु निर्धारित किया होगा। मूल बिंदु निर्धारित करने के बाद यहाँ से 0 डिग्री का क्या किया होगा, कोण बनाया होगा, और इसी को जो है चारों तरफ, यही आपका 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। और इसी तरीके से उन्होंने क्या किया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला दिया गया, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिला दिया उन्होंने। तो एक अर्धवृत्त बना। क्या बना, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। क्या बना, अर्धवृत्त। एक चीज ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाएं वृत्त होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं, है ना, सर्किल होती है। और जो आपकी अक्षांश देशांतर रेखाएं ये क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। ये क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री है, सबसे बड़ा वृत्त है। जैसे जैसे 90 डिग्री के ऊपर जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये छोटे होते जाएंगे, सर्किल वृत्त छोटे होते जाएंगे। और जो 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ है, ये दोनों एक बिंदु है, ये वृत्त नहीं होकर के बिंदु है, ये वृत्त नहीं होकर बिंदु है। तभी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, यदि हम अक्षांश रेखाओं की संख्या बोलें तो 90 ऊपर 90 नीचे और 0 डिग्री को भी जोड़ दें, 0 डिग्री को भी जोड़ दो तो इस हिसाब से तो होती है 181,
टोटल कितनी होती है 181। लेकिन यदि वृत्तों की संख्या पूछ रहे तो वृत्तों की संख्या -2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ वृत्त ना होकर के बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? वृत्त ना होकर के बिंदु। तो इसलिए ये क्या हो जाएगी 179। यदि वृत्तों की संख्या पूछता है तो अक्षांशों में 179 होगी, और यदि हम पूरे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछते हैं तो 181 होगी। ये क्लियर रहिएगा, कई जगह पे डाउट होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत जानकारी भी होती है। ठीक है, तो ये हो गई एक बात। तो मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ आज देशांतर रेखाएं आप लोगों को, और देशांतर रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अक्षांश और देशांतर के माध्यम से हमें लोकेशन का पता चलता है। जीपीएस प्रणाली जो आप आज देखते हैं ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कारण ही संभव हो पाई है। इसी के माध्यम से किसी भी स्थान का आप गूगल मैप में लगाते हैं ना, तुरंत मैप है ना, गूगल मैप में मैप लगाते हैं, अर्थ में लगाते हैं, तुरंत आपको जगह दिख जाती है। तो होता क्या है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जहां पर काट रहे होते हैं वहीं पर उनकी अवस्थिति होती है। तो किसी भी क्षेत्र की अवस्थिति, उसका विस्तार हमें अक्षांश और देशांतर द्वारा ही निर्धारित होता है। देशांतर एक काम और करता है, जो हमारा समय है, जो हमारा टाइम है, टाइम कहां पे क्या होगा ये देशांतर रेखाओं द्वारा निर्धारित किया जाता है। समय कहां पे क्या होगा किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? देशांतर रेखाओं के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो अक्षांश रेखाएं पिछले सेशन में हमने खूब डिटेल से पढ़ी थी, खूब डिटेल से पढ़ी थी, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आज देशांतर रेखाओं में एक एक चीज आपको बताऊंगा। कुछ चीजें लिखते भी चलिएगा, पेन कागज लेके चलिएगा, कुछ चीजें लिखवाता भी चलूंगा, ताकि देशांतर से जुड़ा हुआ आपका कोई भी डाउट ना रहे A to Z। ठीक है, तो सबसे पहले देशांतर रेखाओं के बारे में जो चीज आपको जाननी चाहिए, ठीक है, ये आप देख लीजिए, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मानचित्र आप देखिए, ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, लैटिट्यूड ये अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, और ये लॉन्गिट्यूड है, ये आपकी देशांतर रेखाएं। क्या है ये? आपकी देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं देखिए पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई हैं। खींची गई कि नहीं खींची गई? खींची गई, खींची गई है ना। ये नॉर्थ पोल है आपका और ये साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के मध्य जो है पश्चिम से पूरब खींचे गए जो वृत्त हैं वो आपके अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। और ये आप देखिए, ये आपका है नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाला, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं क्या है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी को उत्तर ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखाएं। मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। देशांतर रेखाएं हैं और ये अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। ध्यान रखिएगा, क्लियर है? क्लियर है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी ध्रुवों पर दूरी शून्य होती है, ध्रुवों पर दूरी शून्य होती है। देशांतर रेखाओं की ध्रुवों पर दूरी शून्य होती है, और जैसे जैसे ये विषुवत रेखा की ओर बढ़ते हैं तो विषुवत रेखा पर इन दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम होती है। देशांतर रेखाओं में देखिए दूरी घटती बढ़ती रही है ना इनकी। ध्रुवों में तो 0 होती है इनके आपस की दूरी, क्योंकि एक बिंदु पर मिलती हैं ये। लेकिन ये जैसे जैसे ये विषुवत रेखा की ओर बढ़ती है इनकी दूरी बढ़ती जाती है। फिर देखिए ध्रुवों की ओर बढ़ती है, दूरी घटती जाती है, तो इनकी दूरी भी कम ज्यादा होती है। एक बार इससे आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये देखिए यहाँ पे दूरी देखिए कितनी है, यहाँ पे दूरी कितनी है, यहाँ पे दूरी बढ़ रही है ना धीरे धीरे। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं दूरी बढ़ रही है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। और विषुवत रेखा पे देखिए सबसे ज्यादा है, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा है इसकी दूरी। ठीक है, फिर धीरे धीरे दूरी फिर कम होती जाएगी, फिर दूरी कम होती जाएगी। क्लियर है? क्लियर है, स्पष्ट है ना ये चीज? तो ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं, इनकी दूरी ध्रुवों पर कम होती है, ध्रुवों पर इनकी दूरी क्या होती है? बहुत कम होती है। और इनकी दूरी जो है आपकी, है ना, क्लियर है? जैसे जैसे ये विषुवत रेखा पे आते हैं अधिकतम होती है, विषुवत रेखा पर इनकी दूरी अधिकतम होती है, ध्रुवों पर कम होती है। आपको पता होना चाहिए। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है, अधिकतम दूरी है, वो 111 किलोमीटर होती है। वैसे एग्जैक्ट जो इसका डेटा है, एग्जैक्ट डेटा है वो 111.32 किलोमीटर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.32
किलोमीटर, ये पता होना चाहिए आपको। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और इतनी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की भी दूरी होती है, अक्षांश रेखाओं, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की भी दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 111 किलोमीटर 0.32 ये किलोमीटर आपकी देशांतर रेखाओं की होती है और इतनी आपकी अक्षांश रेखाओं की होती है। ये चीज मैंने आपको बता दी कि देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कहां पर होगी? सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होगी, भूमध्य रेखा पर होगी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ग्लोब भी मैंने ले रखा है। अभी मैं आपको गूगल अर्थ पे भी चीजों को दिखाऊंगा, गूगल अर्थ पे भी चीजों को समझ जाएंगे। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी दूरी कम होती जाती है, ध्रुवों की ओर जाने पर इनकी दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है, स्पष्ट रखिएगा। ठीक है, और पृथ्वी में चूंकि आपको पता है कि ये एक अर्धवृत्त है ना, ये एक अर्धवृत्त है, तो इनकी संख्या, चूंकि पृथ्वी गोलाकार है ना, और एक कह सकते हैं कि जो पूरा संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। संपूर्ण कितनों का होता है? संपूर्ण कोण 360 डिग्री का। इस हिसाब से देशांतर रेखाएं भी कितनी होती हैं? 360 होती हैं। कितनी होती हैं? 360 होती है, देशांतर रेखाएं 360 होती हैं। और ये अर्धवृत्त होती हैं। कितनी होती है? अर्धवृत्त होती हैं। क्या होती है? ये अर्धवृत्त होती हैं। क्या होती हैं? अर्धवृत्त होती हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा होती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा होती है। ये मतलब एक ही रेखा है और बाकी सब अलग अलग है, बाकी जितनी है वो सब अलग अलग है। बाकी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर ये आपकी जो है क्या होती है? एक ही रेखा होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देशांतरों की जो गणना की जाती है, गणना करने को लेकर के जो आपका लंदन की ग्रीनविच से जाने वाली रेखा है, लंदन के ग्रीनविच से जाती है आपकी 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं इसको, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। ये आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री है ना, यहाँ से लंदन से होकर के जाती है आपकी, यहाँ से ग्रीनलैंड के कुछ हिस्से से जाती है ना, ग्रीनलैंड से जाती है और फिर ये लंदन से होकर के जाती है। अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से, लंदन है, फ्रांस है, स्पेन से होकर के भी जाती है ना, इसके बाद अल्जीरिया से होकर जाती है, माली से होकर के जाती है, बुर्किना फासो से होकर के जाती है और घाना से होकर के जाती है। अभी बताऊंगा मैं कहां कहां से होकर के जाती है। तो जो आपकी 0 डिग्री है, 0 डिग्री को हम प्रधान मध्याह्न रेखा क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। और देशांतर रेखाओं की गणना जो है ये ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा से की जाती है। ठीक है, और जो आपकी ये ग्रीनविच, यही आपका ग्रीनविच एक जगह है लंदन में। देखो, कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ तो यहाँ से जाकर के मैं आपको देशांतर रेखाएं पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने कर्क रेखा से पढ़ाया है, तो कभी यदि मौका मिलता है, ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी नहीं मिलेगा, तो कभी ग्रीनविच में खड़े होकर के मेरा पढ़ाने का बड़ा मन है, कभी मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ाएंगे। तो देशांतर रेखाओं की जो गणना है वो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली जो देशांतर है, जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं या फिर 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, वहां से की जाती है। और इसी को मानक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। मानक मध्याह्न रेखा, ठीक है, और ये प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और इसी से जो है अभी हम आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके इधर जितनी भी होती हैं वो ईस्ट होती हैं और इसके इधर जितनी भी है वेस्ट है। तो इसी से पश्चिम और पूरब की गणना करते हैं। 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो जितनी इसके ईस्ट में है, ये आपका ईस्ट होता है, इसके ईस्ट की जितनी है 180 डिग्री तक ये, और इसकी वेस्ट में 180 डिग्री तक ये। 180 डिग्री एक ही देशांतर होती है क्योंकि वो आकर के मिल जाती है। 0 डिग्री के जस्ट पीछे होती है 180 डिग्री, उसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। वो एक ही रेखा होती है, 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, एक ही रेखा होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर अर्थात ग्रीनविच यामोत्तर या प्रधान यामोत्तर से किन किन देशों से होकर ये गुजरती है, इसको लेकर मैं आपको गूगल अर्थ ले चलूंगा। गूगल अर्थ में आप लोग देखेंगे, ये आपका गूगल अर्थ है और ये आप देख रहे हैं,
देखिए ये आप देखिए ये 0 डिग्री यहाँ पे देखिए ना, ये आपका आर्कटिक सागर है, आर्कटिक महासागर है। और यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से सारी देशांतर रेखाएं एक बिंदु पे जाके मिल जाती हैं। और जैसे जैसे ये इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं इनकी डिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। इक्वेटर की तरफ बढ़ने पर इनकी डिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। इक्वेटर की तरफ बढ़ने पर इनकी डिस्टेंस आप देखिए ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर पर इनकी अधिकतम डिस्टेंस होती है, इक्वेटर पे इनकी अधिकतम डिस्टेंस होती है ना। ये देखिए इक्वेटर पे ये अधिकतम डिस्टेंस है इनकी, इक्वेटर पे अधिकतम डिस्टेंस है। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं की। एक क्वेश्चन भी आता है और ये मेंस का क्वेश्चन है, वैसे मैं बाद में आगे पढ़ाऊंगा इसको। देशांतर रेखाओं जुड़ा हुआ है भारत की जो भारत का देशांतरीय विस्तार और जो उसकी दूरी है, भौगोलिक दूरी है, दोनों को लेकर के क्वेश्चन बनता है, बताऊंगा अभी आपको। तो ये हो गया आपका, ठीक है, इक्वेटर। और ये आपको मेरे ख्याल से देशांतर समझ में आ गया होगा। अब बात है गुजरती कहाँ से है। तो सबसे पहले चलते हैं प्राइम मेरिडियन पे। प्राइम मेरिडियन आपकी यहीं पर है, ये रही आपकी 0 डिग्री। ये आप देख रहे हैं ना, येलो कलर से दिखाया गया है, इसको येलो कलर से दिखाया गया है येलो कलर से। हाँ, तो ये जो है आपकी एक तो ब्रिटेन से होकर जाती है, ये है ब्रिटेन आपका। ठीक है, कहाँ से जाती है ये, ब्रिटेन से होकर जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा है, ठीक है, इसमें दिखाया नहीं गया। ये ग्रीनलैंड से भी होके जाती है मेरे ख्याल से, ग्रीनलैंड का कुछ हिस्सा है यहाँ पे। ठीक है, एक छोटा सा द्वीप है, वो भी ग्रीनलैंड के अंतर्गत आता है। तो ग्रीनलैंड है और ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन के बाद देखिए फ्रांस से होकर के जाती है। थोड़ा सा याद रखना है आप, मैं चाहता हूँ कि साथ साथ याद भी करते जाएं आप लोग। तो सबसे पहले आपका ग्रीनलैंड है, फिर ग्रेट ब्रिटेन है, ग्रेट ब्रिटेन के बाद ये फ्रांस है, फ्रांस के बाद जो है आपका यहाँ पे आता है स्पेन, फ्रांस के बाद स्पेन, फ्रांस के बाद स्पेन, फ्रांस के बाद स्पेन, ये है आपका। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये आपका ग्रीनलैंड का हिस्सा है, ग्रीनलैंड के बाद ये ब्रिटेन का हिस्सा है, ब्रिटेन के बाद ये आपका फ्रांस का हिस्सा है, फ्रांस के बाद ये स्पेन का हिस्सा है। इसके बाद अल्जीरिया, देखो अफ्रीका में अल्जीरिया, अल्जीरिया में ये अल्जीरिया से मिलती है। अल्जीरिया के बाद फिर माली है, अल्जीरिया के बाद माली है, माली के बाद है बुर्किना फासो, ये माली के बाद बुर्किना फासो, यहाँ पे बुर्किना फासो, और बुर्किना फासो के बाद है घाना। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अफ्रीका में 4 कंट्रियां हैं, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना। याद कर लीजिए, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, 4 कंट्री तो आपकी यहाँ पे हो गई, 4 कंट्री आपकी हो गई जहां से प्रधान यामोत्तर रेखा जाती है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और आपका ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और ग्रीनलैंड, ये 4 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए आपके, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। क्लियर है, कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताओ आप लोग, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं है कोई समस्या, नहीं? ठीक है, अक्की पंडित बोल रहे हैं सर खींचा किसने इन लाइनों को, एक काल्पनिक रेखा है, पहली बात तो इसको किसी ने खींचा नहीं है, एक कल्पना है, एक फॉर्मूला बनाया गया, एंगुलर डिस्टेंसेस बनाई गई, तो पहली बात इसको किसी ने खींचा नहीं है। ये भूगर्भ वेत्ताओं की जो मीटिंग हुई है ग्रीनविच में, और इसीलिए चूंकि ग्रीनविच लंदन में ही ये मीटिंग चल रही थी, तो इसलिए 0 डिग्री देशांतर यहीं से गुजर रही थी, यहाँ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को इन्होंने 0 डिग्री देशांतर या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा, यामोत्तर रेखा, ये सारा नाम घोषित कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो अब देखो ये है, इसके इधर जितनी भी है पश्चिम में अब चलते हैं 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे पहुंचते हैं। ये है आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन, ये आपकी है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये है ना, हाँ यही तो है, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपकी। अंतर इसमें देखो थोड़ा सा ऐसे दिखाया गया, लेकिन ऐसे है नहीं, ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी देश से नहीं जाती है, क्लियर रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी देश से नहीं जाती है। इसलिए नहीं जाती क्योंकि किसी भी देश से यदि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर जाएगी ना, तो उस देश में 2-2 डेटें हो जाएंगी, उस देश में क्या हो जाएगा, ये देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ये है वास्तविक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आप यदि गूगल अर्थ में देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कुछ ऐसे है, यहाँ पर देखिए ये आपका अलास्का और साइबेरिया को, यहाँ से यदि ये ऐसे जाती
तो यहाँ पे डेट कुछ और हो जाती है और यहाँ पे डेट, एक ही देश में 2 डेटें हो जाती। तो तिथि किसी भी देश में गड़बड़ ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके इसको क्या किया गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, ताकि किसी भी देश को ना काटे, ये किसी भी देश को ना काटे। ठीक है, देखिए पहली बार यहाँ पे मुड़ी है, पहली बार मुड़ी, फिर सीधी हो गई, फिर यहाँ पे दूसरी बार मुड़ी है। ठीक है, यहाँ पे दूसरी बार मुड़ी है। तो आप देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मैं यहाँ पर 3 बार मुड़ती है ये टोटल। ठीक है, इसका एक सही इमेज हम लेते हैं, मिल जाएगा, होगा कोई ना कोई। हाँ, यहां से देख लीजिए, इसमें भी है थोड़ा सा, आपको कॉर्नर दिख जाना चाहिए। ये देखिए पहले यहाँ से आती है ये, और ये यहाँ से मुड़ जाती है। ये पहली बार मुड़ी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे मुड़ी, फिर देखिए यहाँ पे सीधी हो जाती है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे दोबारा मुड़ती है, फिजी देशों को बचाती है, नहीं तो फिजी देश भी लपेटे में आ जाते हैं इसके। दोबारा मुड़ी यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे तिबारा मुड़ी। 3 बार जो है ये मोड़ी गई है। किस लिए मोड़ी गई है, ताकि देशों के 2 तिथियां ना हो, किसी भी देश में 2 तिथियां ना हो, किसी भी देश में 2 तिथियां ना हो। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे कौन कौन से देश स्थित हैं, 0। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे कोई भी देश स्थित नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे कितने देश स्थित हैं, 0। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे कोई भी देश स्थित नहीं है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे कुछ जो है सागर स्थित है, जलराशियां स्थित है। जलराशियां तो देखो सब पे स्थित है ना, समुद्र है या तो स्थल है या तो जल है। तो ये देखो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पे कौन कौन से सागर स्थित हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे ये सागर है, यहाँ पे इस सागर का नाम है, ये आपको महासागर है। इस सागर का तो नाम आपको पता है, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर है। यहीं पे चुक्की सागर है, यहीं पे चुक्की सागर है, चुक्की सागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर, चुक्की सागर, आर्कटिक महासागर, चुक्की सागर। बेरिंग जल संधि, यहाँ पे अलास्का को साइबेरिया से अलग करती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि से भी ये जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे बेरिंग जल संधि है, बेरिंग स्ट्रेट है। तो आर्कटिक महासागर, चुक्की सागर, बेरिंग जल संधि। ठीक है, इसके बाद आपका प्रशांत महासागर, ये पूरा पैसिफिक है। तो 4 बड़ी जल राशियां हैं जहां से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है। इसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को एंटी मेरिडियन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी मेरिडियन भी बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को एंटी मेरिडियन भी कहा जाता है ना। उसे प्राइम मेरिडियम कहा जाता है, इसे एंटी मेरिडियम कहा जाता है। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियम, इसे एंटी मेरिडियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी देश के ऊपर से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि यदि एक देश के ऊपर से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजर जाएगी तो वहां पे 2 डेटें हो जाएंगी, 2 तिथियां हो जाएंगी। इसलिए किसी भी देश में तिथियों से गणना से, तिथि की गणना से संबंधित जो कठिनाइयां हैं उसके लिए किसी भी देश से अंतरराष्ट्रीय रेखा को नहीं गुजारा गया है। क्लियर रखिएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ये तो हो गई एक बात। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को लेकर के थोड़ा सा जानकारी, सामान्य जानकारी। कुछ फार्मूला है वो भी बताऊंगा। ठीक है, देशांतर रेखाएं, हाँ अब एक कुछ फॉर्मूला है वो भी हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, फॉर्मूला को भी। ठीक है, चलिए एक ग्राफ बनाते हैं। देखो पृथ्वी राउंड शेप में आप सब जानते हैं, तो ऐसा एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसको तो वैसे नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल से मैं समझाऊंगा। अंतरराष्ट्रीय तिथियां कैसे निकाल दी जाती हैं, मानक समय कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या पूछता है, न्यूमेरिकल्स पूछता है। कुछ ऐसे करके एक आप लोग भी बना सकते हैं, बना लो आप लोग भी एक, मतलब चारों तरफ से एक चौखाना क्रिएट करो। या फिर बेटर ये रहेगा कि मैं कुछ चलिए कोई नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका 0 डिग्री है। ठीक है, इसको मैप में बनाते हैं, ये आपका 0 डिग्री है। ठीक, अब जैसा कि मैंने बताया इसके इधर आपका ये ईस्ट है, इधर जितने भी होंगे ईस्ट होंगे, और इधर वेस्ट है, ये वेस्ट है और ये आपका ईस्ट है। ठीक है,
तो अब 0 डिग्री के बाद जो है यहाँ पर देखिए 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, 4 डिग्री होगा। एक फॉर्मूला समझ लीजिए, पृथ्वी है, आपको पता होगा कि सूर्य है, सूर्य ही समय का मूल निर्धारक सूर्य ही है। दिन रात सूर्य, पृथ्वी घूर्णन गति करती है, अपने अक्ष पे घूमती है और साथ में परिक्रमण गति भी करती है। तो मेन है सूर्य आपका, ठीक है, मेन है सूर्य। अब समझिएगा, सूर्य किसी रेखा पे लंबवत चमकता है तो वहां 12 बजते हैं, ये चीज तो आपको पता है ना। सूर्य किसी भी देशांतर रेखा पे लंबवत चमकेगा तो वहां पे 12 बजते हैं, ये आपको पता है, ये क्लियर है। अक्षांश रेखाओं पे भी यही है, कर्क रेखा पे, ठीक है, क्लियरली समझेंगे। अक्षांश रेखाओं पे लंबवत चमकता है तो वहां पे 12 बजते हैं दिन के, ठीक है। किसी भी अक्षांश रेखा पे सूर्य लंबवत चमकता है तो वहां पर दिन के 12 बजते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा। विषुवत रेखा में वर्ष भर चमकता है। और देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, देशांतर रेखाओं को समझने का प्रयास करते हैं। एक फॉर्मूला है, पहले ये फॉर्मूला समझ लो, ये है, देखो पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपने अक्ष में घूर्णन करती है, अपने अक्ष में 24 घंटे में घूर्णन करती है। घूर्णन समझ रहे हैं ना, घूर्णन करती है। घूर्णन गति पृथ्वी की क्या है, 24 घंटे में अपने अक्ष में घूम जाती है। पृथ्वी का अक्ष है तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष में घूम जाती है, ठीक है, अपने अक्ष में घूम जाती है 24 घंटे में। यानी कि जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, सूर्य यहाँ पे है, आप देख रहे हैं यहाँ पे रोशनी पड़ रही है ना, उधर से जो लाइट लगी हुई है उसको सूर्य मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी घूम रही है तो सूर्य तो स्थिर है, तो यहाँ पे लगातार अक्षांश रेखाएं, जो देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं पर सूर्य लगातार आता जा रहा है ना। तो कहने का तात्पर्य है, चूंकि पृथ्वी जो है 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है, पृथ्वी जो है 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती है। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर, कितने अंश घूम जाएगी, है ना। तो 360 भागे 24 कर देंगे तो 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री घूमने में, 15 देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 1 घंटे का, यानी 60 मिनट का। तो यदि हम एक देशांतर की बात करें कि एक देशांतर में कितना समय लगता है, 4 मिनट का, यानी पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर घूम जाती है। यानी कि सूर्य जो है दूसरे एक देशांतर से दूसरे देशांतर आने में सूर्य को 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। और 1 घंटे में सूर्य जो है 15 देशांतर आ जाता है, 15 देशांतर धरती घूमती है और सूर्य 15वें देशांतर पे पहुंचता रहता है। यानी कि यदि हम कैलकुलेट करें तो 15 देशांतर का मतलब है 1 घंटा, 15 देशांतर का मतलब क्या है, 1 घंटे की समय। 1 घंटे में, चूंकि 24 घंटे में कितना है, 360 डिग्री, है ना, तो 1 घंटे में 15 देशांतर, ठीक है, और 4 मिनट, यानी एक देशांतर में 4 मिनट की अवधि लगेगी। क्लियर है, ये चीज स्पष्ट है, ये चीज बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए आप लोगों को, ये बहुत कठिन चीज नहीं है, ठीक है। 1 घंटे घूमने में 1 घंटा समय, 15 देशांतर मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 15 देशांतर पृथ्वी घूमती है, 1 घंटे में 15 देशांतर पृथ्वी घूमती है, 1 घंटे में 15 देशांतर पृथ्वी घूमती है। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात दिमाग में बैठा लो। अब यही चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो हम लोग को नेक्स्ट देखना है, यहाँ पर हम यही चीज देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे 15 हो गया, 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 1 घंटे में 15 डिग्री, फिर आपका 30 डिग्री यानी नेक्स्ट 15, फिर 45 डिग्री, फिर आपका 60 डिग्री, फिर आपका 75 डिग्री, फिर आपका 90 डिग्री, फिर आपका 190 डिग्री के बाद 105 डिग्री, 105 डिग्री के बाद 120 डिग्री, 120 डिग्री के बाद 135 डिग्री, 135 डिग्री के बाद 150 डिग्री, 150 डिग्री के बाद 165 डिग्री, और फिर आपका 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री ईस्ट हो गया, और जितने भी हैं सब ईस्ट हैं, ध्यान रखिएगा, ये जितने भी हैं सब ईस्ट हैं, ये सब ईस्ट है। 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट, इधर जितने भी हैं सब ईस्ट है, ठीक है। ये देशांतर हैं आपके सारे। अब बात करते हैं 0 डिग्री के, इधर ये वेस्ट वाले जगह पे चलते हैं। वेस्ट को भी ऐसे ही बांट दो, यहाँ पे भी आपका 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, है ना, 45 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 75 डिग्री वेस्ट, इसके बाद 90 डिग्री वेस्ट, फिर इसके बाद 105 डिग्री वेस्ट, फिर 120 डिग्री वेस्ट, 135 डिग्री वेस्ट, 150 डिग्री वेस्ट, 165 डिग्री वेस्ट, और फिर आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री वेस्ट। तो देखिए 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट एक ही है, एक ही रेखा है, ये अलग अलग रेखा नहीं, बाकी सब अलग अलग रेखाएं हैं, बाकी सब अलग अलग रेखाएं हैं, बाकी 180 डिग्री वेस्ट और ईस्ट एक ही रेखा है। क्लियर है, 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे समय की बात करें, मान लो 0 डिग्री देशांतर पे 12 बज रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री देशांतर पे रात के 12 बज रहे हैं,
रात के 12 बज रहे हैं यहाँ पे। रात के 12 बजे का मतलब क्या है, 12 AM है यहाँ पे, है ना, 12 AM, 12 AM, ठीक है। रात के 12 बजे जो 00 का समय होता है वो आपका AM ही होता है ना। जो दिन के 12 बजते हैं उसको PM बोलते हैं, प्राइम मेरिडियम बोलते हैं, है ना, और ये आपका AM होता है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो आपका जो है ये जो टाइम है, इस टाइम को अब थोड़ा सा समझना है कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है ना, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर घूमती है, यानी कि पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, पृथ्वी ऐसे घूमती है, ऐसे घूर्णन करती है। यानी कि सबसे पहले सूर्य पूरब से उगता है ना, सूरज पूरब से इसीलिए तो उगता है ना, क्योंकि जो आपकी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब घूमती है, तो पूरब में पहले सूरज आता है, इसलिए सूरज पूरब से उगता है। क्लियर है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है इसमें, बहुत इजी है, इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये आपकी पृथ्वी है, कुछ ऐसे घूमती है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, देखिए ऐसे घूमती है पृथ्वी, ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, ये इसकी घूर्णन गति है ना। इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो पृथ्वी घूमती कैसे है, पश्चिम से पूरब। ये देखिए इधर सूरज रहता है ना। जब इधर सूरज, हमेशा जो भी पृथ्वी का हिस्सा इधर होगा उसमें दिन होगा, और जो पीछे होगा वहां रात होगी, क्योंकि सूर्य तो इधर है ना, पूरब दिशा में है ना सूरज, तो सूरज पूरब से उगता है, इसका मतलब पृथ्वी का घूर्णन गति है। पृथ्वी घूमती कैसे है, पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। पृथ्वी ऐसे घूमती है, पृथ्वी ऐसे, बहुत रफ्तार होती है, तभी आप देखते हैं, तभी 1 मिनट में 4 मिनट में एक देशांतर घूम पाती है, ठीक है। इतनी बहुत रफ्तार होती है, 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी, है ना। तो बहुत ज्यादा रफ्तार होती है, 1600 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो ये आपको जो है साधारण बात होगी। अब चलो इसको टाइम को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो यदि यहाँ पे 12 बजे हैं, तो चूंकि सूरज इधर है, सूरज पूरब में है ना, तो जो भी देशांतर, तो यहाँ पे समय ज्यादा होगा, पूरब की तरफ समय क्या होगा, ज्यादा होगा, पूरब की समय प्लस में होगा, ज्यादा होगा। यानी कि यदि यहाँ 12 बज रहे होंगे तो 15, यहाँ पे 1 घंटे का डिफरेंस है ना, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, यहाँ पे 1 बज रहे होंगे, है ना, 1 AM होंगे यहाँ पे, ठीक है, 1 AM होंगे, यहाँ पर 2 AM होगा, यहाँ पर 3 AM होगा, यहाँ पे 4 AM होगा, यहाँ पे 5 AM होगा, यहाँ पे 6 AM होगा, यहाँ पे 7 AM होगा, यहाँ पे 8 AM होगा, यहाँ पे 8 AM, यहाँ पे 9 AM, 135 डिग्री में 9 AM, 150 डिग्री में 10 AM, है ना, 165 डिग्री में 11 AM, और जो आपका 180 डिग्री यहाँ पे 12 PM होगा। क्या होगा, 12 PM होगा, यानी दोपहर के 12 बज रहे होंगे 180 डिग्री में। यदि 0 डिग्री में आपका क्या है, 12 AM, ठीक है। अब 0 डिग्री के हिसाब से यहाँ पे निकाल देते हैं, 15 डिग्री वेस्ट में यहाँ पे 11 बज रहे होंगे, 11 PM होंगे, है ना। ये क्योंकि 1 घंटा पीछे है ना, 1 घंटा यहाँ पे माइनस में जाएगा, यहाँ पे 1 घंटा माइनस में होगा, यहाँ पे 1 घंटा प्लस होगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। बहुत इजी है, ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिएगा। 30 डिग्री वेस्ट में 10 बज रहे होंगे, 10 PM होंगे, 45 डिग्री में 9 PM होंगे, 60 डिग्री में 8 PM होंगे, 75 डिग्री में आपका 7 PM होंगे। इसके बाद आपका जो 90 डिग्री है यहाँ पे 6 PM होंगे, यहाँ पे आपका 5 PM होगा, यहाँ पे आपका 120 डिग्री में 4 PM होगा आपका। इसके बाद 135 डिग्री में 3 PM होगा। इसके बाद आपका जो है ये आपका क्या है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 150 में आपका 2 होगा, और यहाँ पे आपका 165 डिग्री में 1 PM, और यहाँ पे देखिए 12 PM। ये देखिए 180 डिग्री में इधर से भी 12 PM आया था, इधर से भी 12 PM आया था, यानी एक ही रेखा है, ये अलग अलग रेखा है नहीं, एक ही रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर जाएंगे पीछे की तरफ तो यहाँ पे टाइम घटेगा, माइनस में जाएगा, आगे की तरफ जाएंगे तो टाइम प्लस में होगा। जो आपका 0 डिग्री को ही हम बेस, यही प्रधान यमोत्तर रेखा है, इसी से हम पूरा टाइम कैलकुलेट करेंगे, गणना कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए
हर एक देश का अपना एक मानक समय निर्धारित किया गया है। हर एक देश का अपना एक मानक समय, जो वहां पे गुजरने वाली देशांतर रेखा है उसमें से किसी एक रेखा को मानक समय रेखा निर्धारित कर लिया गया है, और उसी मानक समय रेखा के आधार पे ही उस देश का पूरा समय होता है, उस देश का पूरा समय निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के अंतर्गत देशांतर में जो नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में कैसे समय का निर्धारण किया जाता है, कैसे तिथियों का निर्धारण किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में कैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो एक डेट जो है हमें मिलती है, वेस्ट की तरफ जाने पर एक दिन कम होता है। यानी कि यदि आप देखेंगे, अब अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम जब देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे कि अलास्का और साइबेरिया में जो लोग जो है जब यहाँ पे 31 दिसंबर होता है तब वहां पर 1 तारीख होता है, ईस्ट गो गेन, ईस्ट पे जाएंगे तो एक दिन प्लस होगा वहां पे, और कैसे एक दिन माइनस होता है, ये सब चीजें मैं आपकी नेक्स्ट क्लास में पूरी क्लियरिटी करूंगा। और आप फिर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल गलत नहीं करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको दूंगा भी जिनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, समय निकालने को लेकर प्रश्न पूछते हैं। फिर भारत में जो 82.5 डिग्री ईस्ट आपकी देशांतर है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है उत्तर प्रदेश के, उसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। भारत में किस तरीके